अंधेरा जब अपनी हदें पार कर जाता है तो वह सिर्फ रोशनी को ही नहीं बल्कि सांसों को भी निगलने लगता है। ये कहानी है उत्तर भारत के घने और दुर्गम मलांग के जंगलों की। इन जंगलों के बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां सूरज की किरणें भी जमीन पर पहुंचने से पहले डर कर लौट जाती हैं। इन जंगलों की सीमा के पास बसा एक छोटा सा गांव है, सिंधोरा। गांव के बुजुर्गों की माने तो 60 साल पहले यहां एक ताकतवर और खूंखार तांत्रिक रहता था जिसका नाम था अघोरनाथ। उसने अमरता हासिल करने और अपनी काली शक्तियों को अमर करने के लिए जंगलों के बीचों बीच एक रहस्यमयी तांत्रिक अनुष्ठान किया था। उस अनुष्ठान के बाद से न सिर्फ अघोरनाथ गायब हो गया बल्कि पूरा जंगल एक शापित भूल भुलैया बन गया। शहर से आया अनजान शख्स कहानी की शुरुआत होती है राघव से। राघव एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, खोजी पत्रकार था जिसे अनसुलझे रहस्यों और पैरानॉर्मल अलौकिक घटनाओं पर लिखने का शौक था। उसे सिंधोरा गांव और उस तांत्रिक के गुप्त इतिहास के बारे में इंटरनेट के पुराने दस्तावेजों से कुछ सुराग मिले थे। राघव अपनी पुरानी जीप लेकर अकेले ही सिंधोरा गांव की सीमा पर पहुंच गया। गांव के प्रवेश द्वार पर ही उसे एक बूढ़ा चाय वाला मिला जिसका नाम मंगल राम था। मंगल राम की आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक गहरी खौफनाक झुर्रियां थीं। राघव ने अपनी जीप रोकी और पूछा, अरे बाबा, जंगलों के पास वाली उस पुरानी हवेली या खंडहर तक जाने का रास्ता कौन सा है? मंगल राम ने चाय का गिलास थामे हुए हाथ रोक दिए और धीरे से सिर उठाकर अपनी अंधी आंखों से राघव की तरफ देखा। हवा में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। बाबू, उस तरफ मत जाओ। मंगल राम की आवाज कांप रही थी। वो जंगल इंसानों के लिए नहीं है। सूरज ढलने के बाद वहां हवा भी रास्ता भूल जाती है। जो अंदर गया उसकी परछाई भी वापस लौटकर नहीं आती। राघव मुस्कुराया। पत्रकारों को इन अंधविश्वासों से डर नहीं बल्कि रोमांच मिलता है। उसने सोचा कि यह सब स्थानीय लोगों की गढ़ी हुई कहानियां हैं जो वे पर्यटकों को डराने के लिए सुनाते हैं। उसने मंगल राम को कुछ पैसे दिए और अपनी जीप आगे बढ़ा दी। जंगल की गहराई और अजीब एहसास दोपहर ढलने को थी। राघव ने अपनी जीप एक कच्चे रास्ते पर खड़ी कर दी जहां से आगे का रास्ता केवल पैदल तय किया जा सकता था। उसके हाथ में एक टॉर्च, एक कैमरा और उसका नोटपैड था। जैसे ही उसने जंगल की सीमा पार की, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। पेड़ों के घनत्व के कारण आसमान पूरी तरह ढक चुका था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। न पक्षियों के चहकने की आवाज, न कीटों की भिनभिनाहट। सिर्फ उसके जूतों के नीचे सूखी पत्तियों के टूटने की क्रंच क्रंच आवाज गूंज रही थी। राघव आगे बढ़ता गया। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद उसे पेड़ों के बीच एक पुराना खंडहर नुमा ढांचा दिखाई दिया। यह वही जगह थी जिसके बारे में मंगल राम बता रहा था। अघोरनाथ की पुरानी तांत्रिक कुटिया और साधना स्थल। ढांचा पूरी तरह से काले पत्थरों से बना हुआ था। दीवारों पर अजीबोगरीब लाल रंग के निशान और प्रतीक बने हुए थे जो किसी प्राचीन भाषा जैसे लग रहे थे। बीचों बीच एक चौकोर हवन कुंड था जिसके अंदर राख जमी हुई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस राख से हल्की हल्की नीली रोशनी और एक सड़े हुए मांस जैसी गंध आ रही थी। तीसरा हिस्सा, रात का उतरना और पहला खौफ। राघव ने अपने कैमरे से उन दीवारों की तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। फ्लैश की रोशनी में दीवारें और भी डरावनी लग रही थीं। उसने अपने वॉइस रिकॉर्डर पर बोलना शुरू किया, यह 12 अगस्त की शाम है। मैं अघोरनाथ की कुटिया में हूं। यहां का तापमान सामान्य से लगभग 10 डिग्री कम है। केमिकल या फास्फोरस की गंध आ रही है जो शायद पुरानी राख की वजह से हो। तभी धड़ाम, पास के ही एक कमरे से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। राघव चौंक गया। उसने टॉर्च की रोशनी उस अंधेरे कमरे की तरफ की। कौन है वहां? राघव की आवाज थोड़ी लड़खड़ाई। कोई जवाब नहीं मिला। सन्नाटा फिर से छा गया। राघव ने खुद को संभाला और उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। कमरे के दरवाजे पर एक पुरानी लोहे की जंजीर लटकी हुई थी जिस पर जंग लगा हुआ था। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की फर्श पर इंसानी हड्डियों के अवशेष बिखरे हुए थे और दीवार पर ताजे खून से एक बड़ी सी आकृति उकेरी गई थी
एक उल्टी त्रिशूल जैसी आकृति, जिसके ठीक नीचे लिखा था, स्वागत है राघव। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका नाम उस दीवार पर कैसे लिखा हो सकता है? वह तो आज ही इस गांव में आया है। उसने पीछे मुड़कर भागने की सोची, लेकिन जैसे ही वह पलटा, कुटिया का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर से भारी ताला जड़ने की सी आवाज गूंजी। हवा का एक तेज झोंका आया और कुटिया के अंदर जल रही एकमात्र मोमबत्ती बुझ गई। चारों तरफ गाढ़ा कथई अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे के बीच से गूंजती हुई भारी और डरावनी आवाज सुनाई दी। तू रास्ता भूलकर नहीं आया राघव, तुझे खुद यहां बुलाया गया है। सिंधौरा के जंगलों का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। क्या राघव उस तांत्रिक के चंगुल से जिंदा बच पाएगा, या उस जंगल की मिट्टी उसे हमेशा के लिए अपना बना लेगी? जानिए इस खौफनाक सफर के अगले पड़ाव में। जब दीवारों के पीछे सांसें गूंजने लगे और परछाइयां खुद से बातें करने लगे, तो समझ लीजिए कि आप अब अकेले नहीं हैं। अघोरनाथ की उस पुरानी वीरान कुटिया का मुख्य दरवाजा झटके से बंद हो चुका था। बाहर से किसी अदृश्य ताकत ने ताला जड़ दिया था। राघव की सांसें तेज हो गई थीं। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक कर जमीन पर गिर रही थीं। वह टॉर्च की रोशनी को इधर उधर घुमा रहा था, लेकिन हर कोने में सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा ही चीख रहा था। पहला हिस्सा, दीवारों के अंदर से आती आहें। राघव ने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से मोबाइल निकालकर नेटवर्क चेक किया। कोई सिग्नल नहीं। उसके रोंगटे खड़े हो गए। जिस फोन में थोड़ी देर पहले तक फुल नेटवर्क था, वह अब एक डिब्बे जैसा लग रहा था। तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी के भारी जूतों के चलने की आवाज सुनाई दी। क्लिक क्लिक क्लिक। राघव ने बिजली की तेजी से पीछे मुड़कर टॉर्च की रोशनी डाली। वहां कोई नहीं था, लेकिन ठीक उसी जगह जहां कुछ सेकंड पहले कोई नहीं था, जमीन पर ताजे गीले कीचड़ के निशान बने हुए थे, मानो कोई अभी अभी नंगे पैर वहां से गुजरा हो। कौन है? सामने आओ। राघव की चीख उस बंद कमरे में गूंज उठी। तभी कमरे की पुरानी सड़ी हुई लकड़ी की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। खरोंचने की आवाज, जैसे कोई नाखूनों से दीवार को चीर रहा हो। और फिर दीवारों के अंदर से किसी औरत के रोने की और किसी बच्चे के हंसने की मिलीजुली गूंज सुनाई देने लगी। राघव डर के मारे पीछे हटते हटते सीधे उस चौकोर हवन कुंड से जा टकराया। जैसे ही उसकी पीठ कुंड की ईंटों से लगी, राख के अंदर से एक नीली रंग की तेज लपट अचानक भड़क उठी। उस नीली आग की रोशनी में राघव को हवा में कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया। वह कोई कागज का टुकड़ा था जो राख के बीच से उठकर हवा में लहरा रहा था। राघव ने कांपते हुए हाथों से उसे पकड़ लिया। वह एक पुराना हाथ से लिखा हुआ पन्ना था, जिस पर सिंदूर और खून से कुछ लिखा हुआ था। उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। उस पर लिखा था, जो भी इस सीमा को लांघ कर अंदर आया है, उसे अपनी परछाई को यहीं गिरवी रखना होगा। बाहर निकलने का रास्ता तभी खुलेगा जब तुम उस पुराने कुएं के अंदर उतरोगे, जहां अघोरनाथ की रूह आज भी जाग रही है। पन्ने को पढ़ते ही राघव के हाथ से वह कागज छूटकर जल गया। तभी कुटिया का एक कोना, जो अब तक पूरी तरह अंधेरे में डूबा था, अपने आप चटक गया। वहां एक गुप्त तहखाने का दरवाजा खुल गया, जिसके अंदर से भारी घुटन और सड़े हुए बासी पानी की दुर्गंध आ रही थी। उस तहखाने की सीढ़ियां सीधे नीचे अंधेरे में उतर रही थी। तीसरा हिस्सा, तहखाने की सीढ़ियां और वो साया राघव के पास अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। या तो वह वहीं दम तोड़ देता, या फिर उस अंधेरे तहखाने के रहस्यों का सामना करता। उसने अपनी टॉर्च की बैटरी का पावर फुल किया और कांपते कदमों से तहखाने की पहली सीढ़ी पर पैर रखा। जैसे ही उसने नीचे कदम रखा, सीढ़ियों के दोनों तरफ जलने वाली पुरानी मशालें अपने आप सुलग उठीं। पीली टिमटिमाती रोशनी में तहखाने की दीवारें दिखाई देने लगीं। दीवारों पर अनगिनत इंसानी चेहरे उकेरे हुए थे, और हैरान करने वाली बात यह थी कि उन चेहरों के हाव भाव ऐसे थे जैसे वे बेइंतहा दर्द में चिल्ला रहे हों। नीचे पहुंचकर राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के बीचों बीच एक बहुत पुराना सूखा हुआ कुआं था। उस कुएं के ठीक ऊपर हवा में एक धुंधली सी आकृति लटकी हुई थी, एक भयानक साया जिसके बाल बिखरे हुए थे और जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं।
साये ने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, बहुत देर कर दी आने में राघव। पत्रकार साहब, तुम्हारे आने से ही मेरा यह अनुष्ठान पूरा होना था। जब जमीन के नीचे दबे राज बाहर आने लगते हैं तो सांसें गवाही देना छोड़ देती हैं और मौत खुद एक साया बनकर सामने खड़ी हो जाती है। तहखाने के अंदर का तापमान शून्य से भी नीचे पहुंच चुका था। राघव की हर एक सांस से भाप निकल रही थी। उसके सामने हवा में लटकता हुआ वह भयानक साया धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। साये के चेहरे पर कोई स्पष्ट नैन नक्श नहीं थे, बस एक गहरी खाली खड्ड जैसी आंखें थीं जिनमें अंगारों की तरह लाल रोशनी दहक रही थी। अघोरनाथ की आवाज। राघव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी पीठ तहखाने की ठंडी दीवार से टिक गई। वह हिल भी नहीं पा रहा था, मानो किसी अदृश्य जंजीर ने उसके पैरों को जमीन से बांध दिया हो। साया राघव के बिल्कुल करीब आ गया। हवा में सड़े हुए मांस और सदियों पुरानी मिट्टी की गंध भर गई। तभी उस साये के भीतर से एक गड़गड़ाहट भरी आवाज गूंजी, जो सीधे राघव के दिमाग में गूंज रही थी। अरे मूर्ख पत्रकार, तू सोचता है कि तू यहां इत्तेफाक से आया है? 60 साल पहले मैंने अपनी आत्मा को इस जंगल की मिट्टी में कैद कर लिया था ताकि कोई मुझे मिटा न सके। लेकिन मेरा यह अनुष्ठान अधूरा था। इसे पूरा करने के लिए एक जीवित रूह की बलि चाहिए थी, और तू खुद अपने पैरों चलकर मेरे हवन कुंड तक आ गया। राघव का दिल मानो मुट्ठी में आ गया हो। वह समझ चुका था कि वह किसी साधारण पैरानॉर्मल गतिविधि में नहीं, बल्कि एक खतरनाक तांत्रिक जाल में फंस चुका है। पुराने कुएं का खौफनाक सच साये ने अपनी लंबी और ठंडी उंगली से सूखे हुए कुएं की तरफ इशारा किया। देख, उस कुएं के अंदर झांक कर देख। साये की आवाज आदेश दे रही थी। राघव की आंखें खुद ब खुद उस पुराने कुएं की मुंडेर की तरफ खींच गईं। जैसे ही उसने कुएं के अंदर झांका, उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। कुएं के अंदर पानी नहीं था, वहां इंसानी खोपड़ियों और कंकालों का ढेर लगा हुआ था, और उन कंकालों के बीच, ठीक बीचों बीच, एक जिंदा इंसानी दिल धड़क रहा था, जिससे खून टपक रहा था। वो मेरा असली शरीर था, जिसे मेरे चेलों ने धोखा देकर इसी कुएं में दफना दिया था। साये ने फुसफुसाते हुए कहा, अब इस दिल को बाहर निकाल और मुझे आजाद कर, तभी तू इस जंगल से जिंदा बाहर जा पाएगा। तीसरा हिस्सा। बगावत और एक उम्मीद की किरण। राघव पत्रकार था, लेकिन सबसे पहले वह एक इंसान था जो अपनी जान बचाना चाहता था। डर के बावजूद उसके भीतर का जर्नलिस्ट और जीने की जिजीविषा जाग उठी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, जहां उसका मोबाइल और एक छोटी सी इमरजेंसी यूवी लाइट टॉर्च रखी थी, जिसे वह अक्सर गुप्त दस्तावेजों की जांच के लिए इस्तेमाल करता था। साया जैसे ही आगे बढ़कर राघव के करीब आया, राघव ने बिजली की फुर्ती से अपनी जेब से वह यूवी लाइट निकाली और सीधे उस साये की आंखों पर चमका दी। एक चीख गूंज उठी। वह कोई आम रोशनी नहीं थी। तांत्रिक शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट प्रकाश एक झर की तरह काम करता है। साया दर्द से तड़प उठा और पीछे हट गया। उसके शरीर से धुएं के बादल उठने लगे। यह क्या किया तूने? साया चीखा। राघव ने बिना एक पल गंवाए तहखाने के दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। जादुई जंजीरें जो उसके पैरों को जकड़े हुए थीं, साये के कमजोर होते ही टूट चुकी थी। वह पागलों की तरह सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर भागा और धड़ाम से मुख्य दरवाजे को धक्का देकर बाहर जंगल की खुली हवा में आ गया। लेकिन बाहर की दुनिया अब बदल चुकी थी। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और जंगल में चारों तरफ घना कोहरा और लाल रंग का चांद छा चुका था।